हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से देख लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारा चैनल है, यहाँ से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो। फर्स्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया बोर्ड सैटरडे को मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं 20,000 करोड़ का फंड रेज। तो फंड रेज के बाद देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ रोल आउट करती है। तो इसके बाद क्या है, कैश ट्रैप टेल्को है अपना वोडाफोन आइडिया। काफ़ी इसकी बुक्स आप देखोगे तो काफ़ी ख़राब है और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है ये अपने पीयर्स के हिसाब से। जिस हिसाब से एयरटेल वगैरह ने अपना एक होल्ड बना के रखा है, इनके सब्सक्राइबर बेस भी कम हो रहा है और काफ़ी बुरे हालात हैं वोडाफोन आइडिया के। इसका आप शेयर प्राइस भी देखोगे तो काफ़ी गिर चुका है। एक बारी फटाफट देख लेते हैं। ये आप देखोगे तो ये वोडाफोन आइडिया का शेयर है। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है ये, बट काफ़ी चर्चे में भी रहती है क्योंकि बहुत सारे फ़ैन हैं इसके। तो अभी जो इसकी सिचुएशन है, तो इसके बोर्ड की मीटिंग है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को बैठ के इन्होंने एक प्रपोज़ल रखा है कि 20,000 करोड़ के अपने एनडीसीजी इनको इशू करने हैं प्रेफरेंशियल इशू बेसिस पे। एक अपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को इशू करेंगे और मतलब इनका एक इक्विटी रेज़ करने का रीज़न यही है कि भाई अपना फंड रेज़ करके और पैसा इन्वेस्ट करें अपने बिज़नेस में, जिससे ये अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ा पाएँ। और कुछ एक ये ब्रोकरेज फर्म है CLSA, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है उन ये बोल रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो यूके में बैठे हुए हैं, उनका जो ये वोडाफोन आइडिया का जो इक्विटी रेज प्लान है इसमें काफ़ी कीन इंटरेस्ट है। दूसरा एक एनालिस्ट है जो मुंबई की ब्रोकरेज से है, मुंबई की कोई ब्रोकरेज फर्म है, उनसे उन्होंने ये बोला है कि भाई इन द नियर टाइम वोडाफोन आइडिया की जो स्पेंडिंग है 5G रोल आउट पे, अभी रिसेंटली हमारे जितने भी ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं इन सब ने अपना 5G रोल आउट किया है। तो ये बोल रहे हैं कि नियर टर्म में जो इनकी स्पेंडिंग है वो इनको मदद करेगी थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस अपना बढ़ाने में। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी बोल रहे हैं कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 20,000 करोड़ का जो ये सोच रहे हैं, ये काफ़ी पीछे है 50,000 करोड़ जैसे अभी एयरटेल ने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से। तो अभी देखते हैं ये किस हिसाब से चलता है। 27 फेब को इनका वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड था उन्होंने ये अप्रूव किया था इक्विटी फाइनेंसिंग प्लान। तो इसकी डेट्स अभी आएंगी, 6 तारीख को मीटिंग है, देखते हैं मीटिंग में क्या रहता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया का जो एम है सी फूड एक्सपोर्ट्स का, वो 1 लाख करोड़ तक का ले जाने का है। पिछला इनका ये देखो, इंडिया एम्स टू इंक्रीज द सी फूड एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स फ्रॉम 64,000 करोड़ इन 23। तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे इनका फोकस रहेगा इंडिया का। हमारे न्यू दिल्ली जो है हमारी कैपिटल, ये लार्जेस्ट सप्लायर है सी फूड की। पर्टिकुलरली क्या ये एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रोज़न श्रिम्प करते हैं ये एक्सपोर्ट यूएस को। इंडिया श्रिम्प जो एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छी रॉबस्ट रेगुलेटरी और सेफ्टी रजीम को फॉलो करते हैं। जितने भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और FSSAI के साथ। और इसके बाद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है वो इनको अप्रूव करती है। एडिशनली क्या किया हुआ है, 46 इंडिपेंडेंट प्री प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड है, उसके तहत ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं सारा। तो जितने भी ये यूनिट्स हैं सारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो पुअर वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात कर रखी है वो गलत है और बेसलेस है। तो काफ़ी अच्छा एक ये श्रिम्प सेक्टर है। न्यू दिल्ली बीइंग द हाईएस्ट एक्सपोर्टर टू US, काफ़ी पॉजिटिव है ये सेक्टर। और इसमें काफ़ी आपको दिख रहा होगा कि कुछ नए स्टार्टअप्स भी हैं और काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, जोर दे रही है सरकार भी ये सब चीज़ों पे। थर्ड चलते हैं, इकॉनमी ग्रो करेगी 7.5% से फाइनेंशियल ईयर 24 में, वर्ल्ड बैंक ने बोला है। पिछला जो इसका ग्रोथ फोरकास्ट था वो 6.6 था 2025 के लिए जो करा था। 2024 के लिए जो बोल रहे हैं ये 7.5% के हिसाब से बोल रहे हैं कि इंडिया ग्रो करेगा। साउथ एशिया में अगर आप देखोगे, रिसेंट एक रिपोर्ट आई है साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ओवरऑल साउथ एशिया की जो ग्रोथ है वो 6% के आसपास रहेगी 2024 में। मेन इसके जो रीजंस हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं इस ग्रोथ को, मेन तो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सबको ही पता है, सब विटनेस भी कर रहे हैं।
दूसरा जो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में रिकवरी आ रही है, श्रीलंका में रिकवरी आ रही है। तो ये काफ़ी चीज़ मतलब इस साउथ एशिया रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बल्क पूरा इस रीजन का जो है वो बल्क कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, तो मीडियम टर्म में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और लॉन्ग टर्म में तो इंडिया का काफ़ी अच्छा सीन है ही। तो टैक्स इवेजन की बात आई है, टीएमटी बार मेकर्स हैं मेरठ में और मुजफ्फरनगर में, हमने देखा है कि ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस है, DGGCI, इन्होंने टैक्स इवेजन का सीन एक अनकवर किया है। 730 करोड़ का मामला है। तो इन्होंने नोटिस भेजे हैं करीब करीब 8 ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स को जो कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन के बारे में टैक्स इवेजन कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन की गई, वहाँ पर ये पता लगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये पर टन के हिसाब से ऑर्डर्स ले रहे थे और इंस्टेड ऑफ पीसीज, मतलब पीसीज में ना लेके पर टन के हिसाब से कर रहे थे। और कुछ इन्होंने फेक कंपनीज इस्टेब्लिश कर रखी हैं जिनको इन्होंने अपना नॉन एग्जिस्टेंस कंपनीज हैं, इनको इन्होंने अपना सप्लायर क्लेम किया था और इस पे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। फिर इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जब आगे चली तो मेरठ और मुजफ्फरनगर में इन्होंने देखा कि किस तरीके से काम चल रहा है। एक कंसाइनमेंट को इन्होंने सीजर किया है इस डिपार्टमेंट ने, और एलिज्ड जो एक टैक्स डिवीजन का मामला है 120 करोड़ के आसपास का है। तो ये जो सिंडिकेट है ये रिस्ट्रिक्टेड है दिल्ली तक ही और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बट ऑफिशियल्स इसका मतलब पूरे तरीके से एसर्टन कर रहे हैं कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है और क्या ये दूसरी स्टेट्स में भी फॉलो किया जा सकता है। ऐसा कुछ तो ऑफिशियली तो नहीं चल रहा है। तो काफ़ी सीरियस मामला है ये, कम नहीं होते 730 करोड़ रुपए, बहुत अच्छा अमाउंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा ऑर्गन डोनर्स का, कार्ड्स बनाए जाएंगे स्मूथ ट्रांसप्लांट्स के लिए। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2013 में टोटल ट्रांसप्लांट्स जो हुए थे वो 4990 हुए थे और 2022 में लेटेस्ट जो इनके पास नोटो के पास एक सोर्स है, नोटो अगर आप देखोगे, नोटो है हमारा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका डेटा है ये 16,041 के करीब 2022 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। पिछले साल 2023 में 1028 डिसीज डोनर्स थे, मतलब जो बंदे डिसीज हो जाते हैं उनके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरे बंदों में। तो इंडिया में लेस देन 1 डोनर है पर मिलियन पॉपुलेशन पे, एज़ कम्पेयर टू यूएस में हर मिलियन पॉपुलेशन पे 35 डोनर्स हैं और स्पेन में ये नंबर 50 है। इंडिया में इट इज़ लेस देन 1। एक डिसीज डोनर जो होता है वो करीब करीब 8 जाने बचा सकता है अपने ऑर्गन्स डोनेट करके। हार्ट, 2 लंग्स, पैनक्रियाज, 2 किडनीज, इंटेस्टाइन, ये सब डोनेट हो सकता है। तो एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जा रही है, इंटरनेशनली देखा जाएगा कि किस कंट्रीज़ में ऐसा मॉडल पहले से है, और एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी, जहाँ पर डोनर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और वो उन्हीं के लिए अवेलेबल होगी जो कि प्रोस्पेक्टिव जो बेनिफिशरीज होंगे उन्हीं को मिलेगा। और एक ही पोर्टल बनाया जाएगा जिस पे पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी डोनर की और हैसल फ्री ऑर्गन डोनेशन हो पाएगी। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट जो स्पेंडिंग है अपनी रूरल जॉब स्कीम में, जो ये MG नरेगा चलती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अंडर जो अपना स्पेंडिंग है गवर्नमेंट ने वो 4% से इंक्रीज़ किया है 2023-24 के लिए। जो प्रीवियस एस्टीमेट रखा गया था वो 60,000 करोड़ के करीब रखा गया था, बट सब्सिक्वेंटली एक्स्ट्रा 29,400 करोड़ इसमें इन्फ्यूज़ किया है सेंटर ने। जो ये स्कीम है हमारी, इसका जो बल्क जो फाइनेंस है वो सेंटर ही बियर करता है। 75% एक्सपेंसेस जो मटेरियल्स के हैं वो सेंटर बियर करता है, 25% कंट्रीब्यूट करती हैं स्टेट्स। बाकी यहाँ पर आप देखोगे इसमें इनको ये स्कीम में अपना इंक्रीज़ क्यों करना पड़ा स्पेंडिंग, वो इसलिए क्योंकि इरेटिक मानसून और लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रही थी फार्म लैंड्स पे। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो सेकंड क्वार्टर था उसके बाद से माइग्रेशन दिख रही थी, लोग बाग अपने खेतों पे वापस पहुंच रहे थे काम धंधे के लिए। ये मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि बिलो नॉर्मल मानसून सीज़न था और वेज इन्फ्लेशन हुई थी, तो उस हिसाब से। बट जो सेंटर का मानना है, सेंटर के हिसाब से ये आगे इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अभी तो डिमांड बढ़ रही है, 0.4% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल के मुकाबले। बाकी जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ इकॉनमी
मतलब जो इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी 7.6% के हिसाब से, तो इसमें थोड़ा सा हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। इस तरीके की स्कीम्स में लोग कम इंक्लूड करेंगे अपने आप को, अच्छी स्कीम्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो 5G अपना फास्ट पेस रोल आउट हुआ था 5G का, इससे जो हमारे मोबाइल गेमर्स हैं, जितने भी हमारे फ्री फायर वाले बंदे हैं, फ्री फायर और BGMI जितने भी खेलते हैं, फ्री फायर और BGMI, इनके यूज़र बेस में इंक्रीज़ हुआ है। और 5G रोल आउट से इसका क्या लिंक है, वो ये है कि गेम लेटेंसी में इम्प्रूवमेंट आई है। गेम लेटेंसी वो चीज़ है कि जो टाइम टेकन है डेटा ट्रैवल करने में डिवाइस से और गेम के जो सर्वर्स हैं उस तक जो डेटा ट्रैवल करता है उसमें कितना टाइम जाता है, तो लेटेंसी जितनी कम होगी उतना बढ़िया है। तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि जितने भी हमारे गेमर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं और गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मोबाइल गेमिंग पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। स्टडी करी गई है लूमिकाई और गूगल के द्वारा। लूमिकाई एक वेंचर कैपिटल फर्म है, इन्होंने ये स्टडी निकाली है कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ गेमर्स हैं जो इंडिया में वो 12% से इंक्रीज़ हुए हैं 2023 में, और एवरेज टाइम जो एक यूज़र दे रहा है गेमिंग को वो 10 से 12 घंटे पर वीक दे रहा है। 2022 में यही जो टाइम दे रहे थे वो 9 से 11 घंटे दे रहे थे, तो ये इंक्रीज़ हुआ है और स्पीड इंक्रीज़ होने के कारण अब ये और कुछ मिलेगा। गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बच्चे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी फेमस गेमर्स भी हैं हमारी कंट्री में, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे और पुश मिलेगा अपना ऑनलाइन गेमिंग को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लैकस्टोन ग्रे है, ये ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स देख रहा है इंडिया के, सबको ही ब्राइट दिख रहा है, इंडिया ब्राइटेस्ट स्पॉट्स में है। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्होंने ऑलरेडी भी कर रखी है इंडिया में। 4 ऑलरेडी इनके रीट्स चल रहे हैं इंडिया में, तो अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई और कैपिटल डालेंगे हम ग्राउंड में और एनुअली ये डिप्लॉय करेंगे $2 बिलियन अगले 5 साल के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंडिया इज़ ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट मार्केट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आफ्टर US एंड UK, मतलब US और UK के बाद इंडिया ग्लोबली एक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे राइप डेस्टिनेशन दिख रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को और इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को। तो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छी चल रही हैं हमारे देश में और एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो है वो भी काफ़ी बूस्ट हो रहा है इस वजह से। तो पर कैपिटा GDP की इन्होंने एक बात की है कि जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं, जो हमारा बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना और वाइंड अप करना है, उसमें चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, बट जो पर कैपिटा GDP है इंडिया का वो काफ़ी कम है ड्यू टू द पॉपुलेशन। बट ये बोल रहे हैं कि ये काफ़ी कम है, अगर ये चाइना से कंपेयर करें तो 20% कम है और US से कंपेयर करें तो ये 3% कम है। तो जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की वो काफ़ी अच्छी है और फेवरेबल इन्वायरमेंट है। और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये हमारी आज की फाइनल न्यूज़ है। ग्रीन अमोनिया और आपकी ग्रीन हाइड्रोजन विच इज़ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल, तो इसके अराउंड ये एवेंडस ने एक रिसर्च करी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है एवेंडस कैपिटल, इनकी रिपोर्ट है ग्रीन हाइड्रोजन द नेक्स्ट फ्रंटियर इन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इन्होंने ये बोला है कि ग्रोथ जो है वो सारी ड्रिवन बाय, मतलब ग्रोथ आने वाले सालों में, अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो भी ग्रोथ होगी उसका ड्राइवर्स मेन होंगे सस्टेनेबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी और एवर एक्सपेंडिंग यूज केसेस एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी पुश। तो GH2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड यूजिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके से बनती है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और जो पावर यूज़ होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होती है, कोई ग्रीन हाउस गैसेस इमिट नहीं करते हैं ये। तो एफर्ट्स ग्लोबली चल रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को ऐसा फ्यूल बना दिया जाए जो कंट्रीज़ को हेल्प करे अटेन करने में नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट्स। इंडिया जो है, इंडिया इज़ होम टू वन ऑफ द चीपेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट ग्लोबली। हम सबसे चीप रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं। अबंडेंट फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है हमारे पास, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं हम। तो ये जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एट कम्पेटिटिव कॉस्ट, ये इंडिया के पास हैं। तो आने वाले सालों में, मतलब 2030 तक, अगले 6 सालों में 125 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में आ सकती है इंडिया के पास। तो यही थी आज की मेन न्यूज़ जो डिस्कस करने के लिए थी।
अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके बताओ, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो बताओ। और जय श्री राम लिख दो यार, लाइक मारो सारे भाई। बाय बाय, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।